हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएसटी का चैप्टर 5 दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टूल किट 1 में जो ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन दिख रही होगी। सो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो आइए इसका मीनिंग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में है क्या। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हमारा जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसका हमारा दूसरा स्टेप माना जाता है। It refers to the process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them. प्लानिंग के बाद हम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं एक्टिविटीज़ के और उनके बीच में ऑथोरिटी और उनके जो बीच में रिलेशन है, कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का जो रिलेशन है वो इसमें डिफाइन होता है। यहाँ पर ग्रुप बनाने से मतलब है कि जो एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं, एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, उन सब का एक ग्रुप बना के उनको एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है। जो दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं या एक चीज़ से रिलेटेड हैं, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उन सब का एक ग्रुप बना के उनको दूसरे डिपार्टमेंट में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो परचेज से कनेक्ट हैं। जैसे परचेज से कनेक्ट होने के लिए परचेजिंग मैनेजर जो है वो उसमें आएंगे, हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए, ये जो बजट बना रहा है वो भी परचेज डिपार्टमेंट में ही आएगा। तो परचेज डिपार्टमेंट से जो सारी मिलती जुलती एक्टिविटीज़ हैं उन सब का एक ग्रुप बनाया जाएगा और उनको परचेज डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा। यही क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। इसके बाद हम उनके बीच में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और उन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। सो यही जो चीज़ें डिफाइन करती हैं ये कौन सा प्रोसेस है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग। सो आपको जो आपको सही लगे या आपको जो ज़्यादा अच्छी लगे आप उसको नोट कर सकते हैं और आगे एग्जाम में वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आइए अब इसके एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या हैं। पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन द अदर वर्ड्स देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न ऑफ वर्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क है मींस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या काम को अलग अलग हिस्सों में बांट के सबको अलग अलग काम देना, ये क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। बिना डिवीजन ऑफ वर्क के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट्स कैसे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे अलग अलग हमारे क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स उसमें डिवाइड होंगे। तो ये जो हम डिपार्टमेंट जो हमने बनाए हैं यही क्या है, हमारा एक डिवीजन ऑफ वर्क का पहला स्टेप है। फिर डिवीजन ऑफ वर्क में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बना लिए। उसके बाद क्या होगा, हम एक डिपार्टमेंट में भी उसके अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। सपोज दैट सेल्स डिपार्टमेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर के बाद उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। सो उन सब में भी वहाँ पर सबको अलग अलग काम सबको दिया जाता है। सो ये क्या है, हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है और ये किसका फीचर है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग का फीचर है। नाउ द सेकंड स्टेप इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, अंडर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पर्सन्स आर असाइन डिफरेंट वर्क्स बट द एम ऑफ ऑल दीज पर्सन हैपन टू बी द सेम, द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। अब देखो हमने पहले स्टेप में क्या किया, काम को बांटा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाई, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे लेवल से हमने वहाँ पर भी अपने काम को डिवाइड किया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग काम है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन उनका जो एम है वो एक ही है। वो अलग अलग काम करते हुए भी एक ही लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और वो क्या है कि द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, की जो एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना ही क्या है, उनका एम है। और इसीलिए वो सब क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। हालांकि सबका काम अलग अलग है लेकिन सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सब इंटरडिपेंडेंट हैं और इसी की वजह से हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का पॉइंट आता है और कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सपोज दैट अगर हम एग्जाम्पल दें तो सेल्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, वो जितना प्रोडक्शन करेगा वो उतना से ज़्यादा सेल करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर, कि परचेज डिपार्टमेंट जितना रॉ मटेरियल खरीदेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदेगा, वो उतना ही अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। जब परचेज डिपार्टमेंट को फाइनेंस ही नहीं मिलेगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो वो आगे कुछ रॉ मटेरियल खरीद पाएगा परचेजिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। सो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। और लेकिन अलग अलग काम करते हुए भी इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी एंटरप्राइज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी बिजनेस का, उसको पूरा करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर पर्सन्स की प्लूरलिटी होती है, वो कैसे? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स हु असेंबल टू फुलफिल अ कॉमन पर्पस एंड इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का जो तीसरा फीचर है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में या किसी भी बिजनेस में हम कोई भी काम इंडिविजुअली नहीं कर सकते, अकेले में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है। बिजनेस जब हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो एक बड़े लेवल के लिए बोल रहे हैं। सो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप से काम नहीं कर सकता, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को असेंबल करते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं कि हम कोई काम जो हमारा कॉमन पर्पज़ है हम उसको पूरा कर पाएँ। तो हमने क्या यूज़ किया, इसलिए प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर सबका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉमन होता है। देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म बट ऑल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग अ जनरल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में भी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन सब अपना अपना अलग अलग काम करते हुए भी एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और उनका जो जनरल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना ही उनका क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है। सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि वो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेजमेंट की मशीन कहा जाता है। ये एक अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज दैट मशीन इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बीइंग इल फिटिंग और नॉन फंक्शनल। In other words, if the division of work is not done properly or posts are not created correctly, the whole system of management collapses. अब ऑर्गेनाइजिंग को मैनेजमेंट की मशीन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजिंग आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला काम क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को बांटना या डिपार्टमेंट को अलग अलग बनाना, फिर उनके अंदर जो लेवल्स हैं उनमें भी काम को अलग अलग बांटना। लेकिन आपने डिपार्टमेंट ही सही नहीं बनाए या फिर आपने डिवीज़न ऑफ वर्क ही प्रॉपर्ली नहीं किया। डिवीज़न ऑफ वर्क प्रॉपर्ली ना करने का मतलब है कि जो जिस लायक नहीं है आपने उसको भी वो काम दे दिया है और वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। सो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम ठीक से हो पाएगा? जिस पोस्ट के लिए कोई मतलब सही नहीं है उस पोस्ट के लिए भी आपने उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया है, सो क्या काम ठीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस ठीक से नहीं किया है सो हमारे मैनेजमेंट जो है या फिर जो भी बिजनेस है हमारा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है उसकी वजह से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है और इसीलिए उसको क्या माना जाता है? मशीन माना जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।